जिम्मेदार कौन, जनता या प्रशासन? नमस्कार, मैं मेघना घाव आखिर जिम्मेदार कौन के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी कि यौन संक्रमित बीमारियां जैसे कि एड्स और एचआईवी से रिलेटेड पेशेंट्स हमारे शहर में कितने, यानी कि उनका लगभग रेशियो हमारे शहर में कितना है। इसी के साथ साथ इन बीमारियों के संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी हमें होने चाहिए और इन बीमारियों से रिलेटेड किस प्रकार का अवेयरनेस हमारे शहर में होना जरूरी है, आइए देखते हैं। हमने हमेशा से ही सुना और समझा है कि एड्स ये बीमारी छूने से नहीं फैलती, लेकिन फिर भी हमारे समाज में एचआईवी ग्रसित पेशेंट को हिकारत की नजर से देखा जाता है। एक ऐसी बीमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति कम कर लक्षण देता है। इस रोग में व्यक्ति अपनी प्राकृतिक रोग प्रतिकार शक्ति खो देता है। एड्स पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अवसरवादी संक्रमण जैसे कि सर्दी, खांसी, टीबी इत्यादि रोग आसानी से हो जाते हैं और उनका इलाज करना भी काफी कठिन हो जाता है। एड्स रोग एचआईवी विषाणु के संक्रमण से होता है। एचआईवी संक्रमण होने के बाद एड्स की स्थिति तक पहुंचने में और लक्षण देखने में 8 से 10 साल या ज़्यादा समय भी लगने के कारण कई सालों तक तो इस रोग के बारे में पता ही नहीं चलता कि उसे आखिर हुआ क्या है। धीरे धीरे करके उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की शक्ति समाप्त होने लगती है। इस रोग की जांच कराने के 3 साल के अंदर ज़्यादातर रोगियों की मृत्यु हो जाती है। हम आपको बताते एड्स और एचआईवी छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलती। जब तक एचआईवी के कीटाणु किसी के खून के संपर्क में नहीं आते, ऐसे किसी भी व्यक्ति को एड्स ये बीमारी हो ही नहीं सकती। आखिर कैसे होता है एड्स, आइए देखते हैं। एड्स रोग एचआईवी के संक्रमण से होता है। जो एचआईवी पॉजिटिव हो या न हो और जिसमें एचआईवी के लक्षण नहीं दिख रहे, ऐसे एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के खून, वीर्य, यौनिक पानी और मां के दूध से एचआईवी संक्रमण होने से एड्स हो सकता है। आमतौर पर लोग एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब एड्स समझने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद 10 से 8 साल में पीड़ित की रोग प्रतिकारक शक्ति क्षीण हो जाती है और वो अन्य मौकापरस्त रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इस स्थिति को एड्स कहते हैं। इसी के साथ साथ एड्स के कीटाणु साधारण वातावरण में 3 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अगर 3 सेकंड के अंदर अंदर ये कीटाणु किसी के खून के संपर्क में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को एड्स होने की संभावना होती है। आखिर किन प्रकारों से एचआईवी संक्रमण हो सकता है? संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, एड्स से ग्रस्त रोगी पर प्रयोग किए हुए इंजेक्शन को दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाने से, एड्स संक्रमित खून प्राप्त करने से यानी कि कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एड्स ग्रस्त मां के द्वारा जन्म लेने वाले बच्चों को, एड्स ग्रस्त मां के दूध से। एएनसी लेडीज़ के लिए फ्री चेकअप होता है अपने कॉरपोरेशन के यूएचपी में, और जो हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल और मैटरनिटी हॉस्पिटल बोलते हैं उस जगह, जिसकी कोई चार्जेस नहीं होती है। पहले वो 3 महीने में करनी चाहिए, जितने जल्दी डिडक्ट करे अच्छे से एचआईवी का। तो पहले मैं इसलिए सारे एएनसीज मदर्स को बोलना चाहती हूँ कि 3 महीने में, 6 महीने में और 9 महीने में एचआईवी का टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट महानगर पालिका और सेंट्रल हॉस्पिटल और मैटरनिटी हॉस्पिटल में की जाती है। यहाँ पे जो उल्लासनगर में पीपीटी सिटी पे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाली संस्था है और एनडीपी प्लस है। यहाँ उनके अंतर्गत पीपीटी सिटी के प्रोग्राम में ये चला जाता है कि उसका पहला यह है कि प्रिवेंशन ऑफ द पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, यानी जो गर्भवती महिला है, पहले जो होता था कि गर्भवती महिलाएं जो 7वें या 8वें महीने में रजिस्टर करती थी, लेकिन पीपीटी सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनका 3 महीने में रजिस्ट्रेशन होता है। 3 महीने में जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे उनका एचआईवी का, एसटीआई, एचबी
ब्लड ग्रुप एंड VDRL ये सब टेस्ट फ्री भी की जाती है गवर्नमेंट सेंटर के अंतर्गत। जो भी UHP है या जो भी जनरल मैटरनिटी होम से उल्लासनगर में, वहाँ पे उनका ये सब टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये टेस्टिंग करने के बाद में अगर उसमें से कोई लेडी पॉजिटिव आती है तो उसको तुरंत ही ARV ट्रीटमेंट पे डाला जाता है, क्योंकि ये ARV ट्रीटमेंट पहले चालू नहीं था, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से ARV ट्रीटमेंट चालू किया गया है, ताकि कभी कभी लेबर जब भी उसका डिलीवरी होता है तभी उसको जो नेवरेपिन नाम की जो दवाई दी जाती थी वो नहीं मिलती थी। इसके लिए अभी 3 महीने में जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमन रजिस्टर होती है तो उसको ARV ट्रीटमेंट पे डाला जाता है, और उसका हर महीने में जो हमारे NTB प्लस के जो हमारे जो आउटरीच वर्कर है वो हर 15-15 दिन में उनका फॉलोअप लेते हैं, यानी कि उनकी जो ट्रीटमेंट है वो बराबर चालू है या नहीं, उसका फॉलोअप वो अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर करके रहते हैं। उसके बाद में उसका 3 महीने के बाद में जब भी उनका टेस्टिंग वो फॉलोअप के लिए आती है तभी उनका हर महीने में एक महीने में एक बार उनका सपोर्ट ग्रुप मीटिंग होता है। उस सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में वो अपने जो हमारे संस्था की तरफ से या हमारे सेंटर की तरफ से जो कुछ भी उनको सुविधाएं मिलती है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, ताकि नई जो हमारी पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन सुविधाओं का लाभ लेना पड़े। इसके बाद वो जो 9वें महीने में उनका जब डिलीवरी का टाइम आता है तभी उनको नेवेरेपिन नाम की जो दवा गोली है वो लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद में दी जाती है। उसके बाद में जब भी उसकी डिलीवरी हो जाती है तो बच्चा जब भी बाहर आता है तभी उसको 24 घंटे के अंदर नेवेरेपिन नाम का सिरप दिया जाता है, वो उसके वजन के अनुसार होता है। और ये जो सब दवाई है वो खाली सेंट्रल हॉस्पिटल, जनरल मैटरनिटी हॉस्पिटल, उल्लासनगर अंबरनाथ में छाया हॉस्पिटल, यहाँ पे ये सब दवाइयाँ दी जाती है। ये जरूरी नहीं कि एड्स से बीमारी शारीरिक संबंध से ही हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर HIV ग्रसित हो, उस व्यक्ति को यूज किया हुआ इंजेक्शन का सिरिंज अगर किसी नॉर्मल इंसान को लगाया जाता है तो वो व्यक्ति भी HIV ग्रसित हो सकता है। दाढ़ी करते समय, टैटू लगाते समय और शरीर में कोई छेद करते समय उपयोग में लिए जाने वाले सुई, ब्लेड इत्यादि सामग्री HIV विषाणु से संक्रमित होने पर HIV इस रोग को लेकर बहुत से लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी है। एड्स रोग से ग्रस्त रोगी से हाथ मिलाने से, एड्स रोग से ग्रस्त रोगी के साथ रहने या खाना खाने से, छींकने या खांसने से, मच्छर के काटने से, आंसू या थूक से एड्स के फैलने का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। कैसे समझा जाए कि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, यानी कि क्या है HIV एड्स के सिम्टम्स, आइए देखते हैं। एड्स के लक्षण इस प्रकार है: अत्यधिक वजन का कम होना, अधिक समय तक सूखी खांसी आना, बार बार बुखार आना, लसिकाओं ग्रंथियों में सूजन, 1 हफ्ते से अधिक समय तक पतले दस्त होना, बार बार फंगल इन्फेक्शन, रात को पसीना आना, चमड़ी के नीचे, मुंह, पलकों के नीचे या नाक में लाल, भूरे, बैंगनी या गुलाबी रंग के धब्बे होना, याददाश्त कम होना, शरीर में दर्द होना और मानसिक रोग। HIV और एड्स या फिर किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को समाज से कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, यानी कि जानकारी, शिक्षा और संवाद। यही वो 3 चीजें हैं जो एड्स संबंधित बीमारियां कम कर सकती है और एड्स ग्रसित पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी होगा। एड्स का क्या उपचार है? एड्स के उपचार में कई तरह की दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एड्स के उपचार का मुख्य उद्देश्य HIV विषाणु को कमज़ोर करना, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को फिर से मजबूत करना और मौका परस्त अन्य रोगों को ठीक करना होता है। समय के साथ साथ एड्स के उपचार में कई नई दवाओं का निर्माण किया जा रहा है, परंतु एड्स से बचाव ही एड्स का सबसे बेहतर इलाज है। आखिर कैसे बचा जाए एड्स से? अपने साथी से वफादार रहें, ज़्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने भी हो तो हमेशा निरोध का प्रयोग करना चाहिए। अगर बाहर दाढ़ी आदि बनवानी हो तो नाई से कहकर हमेशा नए ब्लेड का प्रयोग ही करवाएं। ब्लड सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है HIV और एड्स से बचने के लिए। अस्पताल आदि में सुई लगवाते समय हमेशा नई सिरिंज का ही प्रयोग करना चाहिए।
अगर अस्पताल आदि में खून चढ़वाने की ज़रूरत पड़ जाए तो पहले पूरी तरह कंफर्म हो जाए कि जो खून आपको चढ़ाया जा रहा है वो किसी एड्स रोग से ग्रस्त रोगी का तो नहीं है। किस प्रकार की दवाइयाँ, ट्रीटमेंट और सुविधाएं उपलब्ध है एड्स पेशेंट के लिए हमारे शहर में, यानी कि मध्यवर्ती अस्पताल और उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, आइए देखते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका में एक सेंटर है जिसको CSC बोलते हैं, जो केयर एंड सपोर्ट यूनिट है, सेंटर है, जिसमें पॉजिटिव लोगों का पूरा एक नेटवर्क है जिसे NTP प्लस मीन्स नेटवर्क फॉर ठाणे पीपल्स लिविंग विथ HIV, उनका एक नेटवर्क का काम करती है एनजीओ, जिसमें पॉजिटिव लोग हैं वो खुद ही काम करते हैं उन लोगों के लिए। और PHFI जो है, ये सारी जो NGOs काम करती है, PHFI के अंतर्गत इनको फंडिंग मिलता है, जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन है, और DNM करके एक्टिविटी है, डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क मॉडल, उसके अंदर इन लोगों को फंडिंग मिलता है NGOs को, और ये इसके ऊपर काम करती है। और यहाँ से कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह जो है वो उनको मिला जाता है। और महानगर पालिका में जो जननी योजना है, बाकी के जो योजना है, उसके साथ प्री HIV को भी वही योजना मिल जाती है। हमने हमेशा से ही देखा है कि HIV ग्रसित व्यक्तियों को हमारे समाज में हिकारत की नजर से देखा जाता है, लेकिन हम आपको बता दें इन पेशेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारी केयर और सपोर्ट की। ये सब जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो हम लोग डाको या PHFI की तरफ से चलाया जा रहा है। उसके बाद में जो बच्चा डिलीवरी होके बाहर आता है उसको 1.5 महीने तक CPT नाम की जो नेवेरेपिन नाम की दवाई दी जाती है। डिलीवरी होने के बाद में 24 घंटे के अंदर उसको वजन के अनुसार नेवेरेपिन नाम का सिरप दिया जाता है। 72 में उसके बाद में पहिला डोस 24 तासात द्यायचा असतो, नंतर पहिला डोस आहे जर का नहीं मिला, अगर उसको 24 घंटे के अंदर पहला डोज नहीं मिलता है तो विदिन 72 आवर्स उसको वो दवाई मिलना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में उसका 1.5 महीने यानी 6 वीक तक उसको CPT नाम की दवाई दी जाती है, जो उसको कंटिन्यूस हमारे जो आउटरीच वर्कर है उसका पूरा फॉलोअप लेते हैं कि वो दवाई ले रहे हैं या नहीं। उसके बाद में 6 वीक के बाद में उसका फर्स्ट DBS टेस्ट होता है, जो हम लोग किसी भी हमारे जो जनरल मैटरनिटी होम है, उल्लासनगर का ICTC सेंटर है और हमारा छाया हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनका ये टेस्ट होता है। उसका रिपोर्ट उनको उसको कहते हैं DBS टेस्टिंग यानी ड्राई ब्लड स्पॉट टेस्ट, ये किया जाता है। उसके बाद में उसका रिपोर्ट आने के बाद में ये रिपोर्ट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर वो निगेटिव है फिर भी बाद में उसको 6 महीने के बाद में उसका सेकंड टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट भी बच्चे को निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। इस दोनों टेस्ट में अगर बच्चा पॉजिटिव आता है तो उनको होल ब्लड टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और होल ब्लड टेस्ट में भेजे जाने के बाद में उसके रिपोर्ट के अनुसार उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद में उसका 12 मंथ का थर्ड टेस्ट होता है, उसे भी DBS कहा जाता है। DBS के बाद में उसका 1.5 साल के बाद एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है जिसको हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। वो उसका लास्ट और कन्फर्म टेस्ट होता है, उसके ऊपर उसका पूरा लाइफ डिपेंड रहता है। जनरल हॉस्पिटल्स है, सेंट्रल हॉस्पिटल है, मैटरनिटी हॉस्पिटल है, UHP है, वहाँ पे जो बच्चे यानी मदर पॉजिटिव है, फादर भी पॉजिटिव है, लेकिन हमारी जो स्टाफ्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके अंतर्गत कई बच्चे ऐसे हैं जो मदर और फादर पॉजिटिव होने के बावजूद भी बच्चे निगेटिव आ गए हैं। ये सब हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारे जो यहाँ पे सेंटर के काउंसलर काम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, UHP में बहुत सारे ANM काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ये हम लोग सक्सेस करने के लिए हो गए। ANC लेडीज़ के लिए फ्री चेकअप होता है अपने कॉरपोरेशन के UHP में, और जो हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल और मैटरनिटी हॉस्पिटल बोलते हैं उस जगह, जिसकी कोई चार्जेस नहीं होती है। पहले वो 3 महीने में करनी चाहिए, जितने जल्दी डिडक्ट करे अच्छे से HIV का। तो पहले मैं इसलिए सारे ANCs मदर्स को बोलना चाहती हूँ कि 3 महीने में, 6 महीने में और 9 महीने में HIV का टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट महानगर पालिका और सेंट्रल हॉस्पिटल और मैटरनिटी हॉस्पिटल में की जाती है। दोस्तों, एड्स और HIV ग्रसित मरीजों के लिए सबसे ज्यादा हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है। कृपया करके इन मरीजों की ओर हिकारत की नजर से ना देखिएगा, उनको आप सबके सपोर्ट की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज के आखिर जिम्मेदार कौन के इस एपिसोड में हम यहीं पे रुकेंगे, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
जिम्मेदार कौन, जनता या प्रशासन?